नमो नमः। नमस्कार। पिछले वीडियो में अनुप्रयुक्त व्याकरणम के अंतर्गत हम संधि, समास, प्रत्यय और वाच्य को पढ़ चुके हैं और अब हमें पूरा करना है समय, अव्यय और संशोधन कार्य के प्रश्नों को। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए अगले प्रश्न पर। और इनको यदि आप ध्यान से देखते हैं आखिरी तक तो फिर कह रही हूं कि आप पूरे के पूरे अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये प्रश्न 9वां आपके सामने है। कालबोधकैः शब्दैः अधोलिखित दिनचर्यां पूरयत। कालबोधक शब्दों से नीचे लिखी गई दिनचर्या को पूरा कीजिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, इसमें से आपको ये 5 दिए हुए हैं रिक्त स्थान, आपको केवल 4 प्रश्न इसमें से हल करने हैं। अगर आपने मेरा समय से संबंधित वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। ये देखिए आई बटन में मैं ये वीडियो लगा दे रही हूं, तो पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए। तो इस प्रश्न में आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर भी यहां पर मैं ये बता रही हूं कि जो संख्या होती है 4, 5, 6, 7, 8, वो सब आपने 12 तक याद की हुई होगी। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। और फिर उसमें सवा कहना है तो हम उसमें सपाद एक वादनम, और अगर पौन कहना है तो हम कहते हैं पादोन एक वादनम, और अगर डेढ़ कहना है तो हम उसमें सार्ध शब्द लगाते हैं, सार्ध एक वादनम। ये तरीका होता है। उस वीडियो में बहुत व्यवस्थित तरीके से ये समझाया गया है। छोटा सा वीडियो है, आई बटन में लगा हुआ है, आप पहले तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए यहां देखते हैं हम। मम माता प्रातः 4:15 लिखा हुआ है ना। इतने वादने उत्तिष्ठति, अब 15 मिनट प्लस है तो हम इसको जोड़ेंगे सपाद, और 4 बजे को कहते हैं चतुर्वादन। तो आपको वादने तो लिखना ही नहीं, वादने यहां पर लिखा हुआ है ना। तो आप लिखेंगे सपाद चतुर्वादने, 4:15 बजे। सवा का मतलब सपाद और 4 का मतलब है चतुह। चतुह में आगे वादन आ रहा है तो ये चतुह का जो ऊ है, चतुह का जो विसर्ग है वो र में बदल जाएगा और शब्द बनेगा सपाद चतुर्वादने। मेरी माता प्रातः 4:15 बजे उठती है। सा पंच लिखा है, देखें यहां पर, और वादने तो लिखा ही हुआ। इस 5 की जगह पर आपको केवल पंच लिखना है, यहां कुछ भी कठिन नहीं है। सा पंचवादने योगाभ्यासम करोति, तदनंतरम सा स्नात्वा 6:45। तो देखिए 45 मिनट मतलब 15 मिनट कम तो पादोन कहते हैं, पर पादोन फिर षट नहीं बोलेंगे हम, 6:45 नहीं है ये, एक्चुअली ये 6:45 है। इसको ध्यान में रखना है कि पौने वाला जो भी अंक आए तो फिर पौने लिख करके हमको इससे एक अंक आगे का लिखना है। तो पौने को कहते हैं पादोन, और षट से आगे का अंक लिखेंगे हम सप्त, और हम लिखेंगे पादोन सप्तवादने, पादोन सप्त, और वादने यहां लिखा ही हुआ है। पादोन सप्तवादने भोजनम पचति, भोजनम गृहीत्वा अहम। अब यहां 7:30 है, 7:30 वादने विद्यालयम गच्छामि। तो 7:30 को संस्कृत में कहते हैं, ये 30 मिनट को कहते हैं सार्ध, और 7 को कहते हैं सप्त। वादने यहां लिखा ही हुआ है तो हम लिखेंगे सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्त वादने विद्यालयम गच्छामि। यहां पर फिर वही है कि कुछ 1:30 पौन कुछ नहीं लिखा है, 2 ही लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे अहम द्विवादने, 2 बजे।
आगत्य पुनः भोजनम करोमि, मैं 2 बजे आकर पुनः भोजन करता हूं। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका पूरा होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न अव्यय से संबंधित है। यहाँ पर एक मंजूषा है, उसमें कुछ अव्यय दिए हुए हैं, ये देखिए। और प्रश्न बनता है कि मंजूषायां प्रदत्तैः उचितैः अव्ययपदैः अधोलिखितवाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत। कि मंजूषा में दिए गए उचित अव्यय पदों से निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये भी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं और आपको इसमें से कोई 3 प्रश्न करना है। देखिए लिखा है केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न आपको करना है। और ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद करने जैसी बात नहीं है, केवल आपको इन अव्ययों के अर्थ आने चाहिए। तो देखिए च का मतलब होता है और, वृथा माने व्यर्थ ही, कुतः माने कहां से, और तरहि माने तो देखिए हम इसमें से क्या भरेंगे। केचित अंबोदाह, अंबोदाह रिक्त स्थान गर्जन्ति। अंबोद का मतलब होता है बादल, बहुवचन है। कुछ बादल डैश गरजते हैं। अब इनमें से देखिए क्या होगा। च नहीं होगा, कुतः कहां से नहीं होगा, तरही नहीं होगा, वृथा माने व्यर्थ ही, ये यहां पर हम भरेंगे और हमारे वाक्य बनेगा केचिद अंबोदाह वृथा, वृथा गर्जन्ति। अगला देखिए यदि अहम कृष्णवर्णः डैश त्वं किम गौरांगः। यदि अहम कृष्णवर्णः, अब यहां पर देखिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जो अव्यय जोड़े से होते हैं उसमें यहां पर यदि आ गया है तो तरही आएगा अवश्य। तो ये देखिए यहां पर तरही है ना। यदा होगा तो तदा आएगा, यथा होगा तो तथा आएगा। माने हिंदी में भी हम कह सकते हैं जैसा तैसा, यदि तो यहां पर यदि मैं कृष्ण वर्ण हूं तरही तो त्वम किम गौरांगा, तुम क्या गोरे हो, तुम कौन से गोरे हो। तो यहां पर हम भरेंगे तरही। यदि हम कृष्ण वर्ण तरही त्वम किम गौरांगा। चलिए तीसरा देखिए अयम प्रवासः अतिदीर्घ दारुण डैश। यह प्रवास माने यह यात्रा अति दीर्घ, बड़ी दीर्घ है, दारुण है। तो इसका मतलब कि हमें बीच में और लगाना है। हम हिंदी में तो बीच में और लगाते हैं कि बड़ी दीर्घ और दारुण है, पर संस्कृत में आपको ये मालूम है कि जो च अव्यय होता है ये सारे शब्द खत्म होने के बाद लगता है। तो यह प्रवास बड़ा दीर्घ और दारुण है, तो हम ये च यहाँ पर लगाएंगे और हमारे ये रिक्त स्थान हो जाएगा अयम प्रवासः अति दीर्घ दारुण च। अब ये च भी हो गया, तो वैसे तो अब ये नियमानुसार भी एक कुतः ही बचा तो यहाँ आएगा, पर इसका तर्क भी हम समझ लें कि भवान माने आप, भयात पलायित डर से दौड़ आए हैं या डर से पलायन किया है आपने। तो कुतः माने कहां से, आपने डर के मारे कहां से पलायन किया है। तो यहाँ पर ये बचा हुआ जो एक मंजूषा में शब्द है कुतः, वो कुतः शब्द हम यहाँ पर भर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये अव्यय पदों से संबंधित जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का। ये भी हमें 3 प्रश्न करने होते हैं। देखिए ये 11वां प्रश्न है। कह रहे हैं अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। केवलम प्रश्नत्रयम। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित अशुद्ध पद के लिए उचित पद का चयन करके वाक्यों को फिर से लिखिए। यहां देखिए त्वाम पितुः नाम किम अस्ति।
यहाँ पर त्वाम शब्द रेखांकित है और हमको इसको बदलना है, हमें इस अशुद्ध पद को शुद्ध करना है। तो पितुः नाम की मस्ती, पिता का नाम क्या है, आगे इसमें शब्द का एक यहाँ पर पद दिया हुआ है त्वाम। हम हिंदी में अगर विचार करें तो तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो तुम्हारे जो है षष्ठी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि षष्ठी में कौन सा पद है, ये त्वम तो प्रथमा का है, त्वया तृतीया का है, त्वयि सप्तमी का है। ये हमें यहाँ एक पद दिख रहा है तव, तव माने तुम्हारे। तो हमने यहाँ पर इस त्वाम शब्द को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे तव। वाक्य को देखिए, एक यहाँ देखिए, उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत, मतलब आपको केवल तव लिख के बगल नहीं हो जाना है, आपको ये पूरा वाक्य वहां उत्तर में लिखना है कि तव पितुः नाम किम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला देखिए, ते श्वः विद्यालयम गच्छन्ति। अब यहाँ देखिए ते के साथ गच्छन्ति, ये क्रिया देखने में तो सही लग रही है, ये ते जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये कर्ता, और यहाँ जो क्रिया लगी है वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन की है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये क्रिया गलत नहीं है। पर यहाँ पर एक शब्द आया है श्वः। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो। तो जब आने वाले कल में कोई बात होगी तो वर्तमान काल में नहीं होगी, उसको भविष्य काल में होना पड़ेगा। तो यहाँ पर लट लकार का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हम लृट का प्रयोग करेंगे। लृट माने भविष्य काल होता है, तुम्हारे पिताजी कल विद्यालय जाएंगे, तो हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे और लृट लकार के शब्द देखेंगे। तो ये तो भूतकाल है, लंग लकार ये नहीं लगेगा, ये भी अगच्छताम ये भूतकाल है, लंग लकार है ये भी नहीं लगेगा। अब ये लृट लकार के दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो ये गमिष्यन्ति, ये एक प्रथम पुरुष बहुवचन का है, और गमिष्यति ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब हम देखें कर्ता कौन है, तो ये कर्ता जो है ते, ये चूंकि प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो ये वाली क्रिया यहाँ एक वचन की नहीं लगेगी, यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लगेगी, और हमारा उत्तर बनेगा गमिष्यन्ति। और हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे ते श्वः विद्यालयम गमिष्यन्ति, पूरा उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर भी हम ये तव उत्तर जब लिखेंगे तो पूरा उत्तर लिखेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यत्रास्ते सा दूरताः तत्र गम्यताम्। यत्र आस्ते सा धूर्ताः तत्र गम्यताम्, और ये जो धूर्ताः शब्द है ये गलत है, इसका शुद्ध रूप हमें यहां से ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर एक नियम लागू हो रहा है कि जहां वो धूर्त है वहां जाओ। तो धूर्ता किसका विशेषण है, इस सा का विशेषण है, और आपने ये पढ़ा है कि विशेषण विशेष भाव, देखिए यही नियम यहां भी काम करेगा। विशेषण विशेष आपने पढ़ा है कि जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में विशेष्य होता है, उसी विभक्ति उसी लिंग और उसी वचन में उसका विशेषण भी होता है। पर यहाँ सा तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है और धूर्ताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो इसलिए अब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द ढूंढेंगे। एक चीज और देखना है हमको, ये सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम स्त्रीलिंग विशेषण ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए ये धूर्तः, ये तो पुल्लिंग शब्द है, यहाँ नहीं लगेगा। धूर्ते, अब ये सा एक वचन है और ये द्विवचनांत शब्द है, तो ये भी नहीं लगेगा। धूर्तौ, ये भी द्विवचनांत शब्द है, ये भी नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ सा जैसा शब्द दिख रहा है, प्रथमा का एक वचन धूर्ता, तो हम इसको चुनेंगे और हम उत्तर लिखेंगे यत्रास्ते धूर्ता तत्र गम्यताम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर भी वही है। सह बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श। वहां पर देखिए ये तीसरे प्रश्न में विशेष्य दिया हुआ था और हमें विशेषण को शुद्ध करना था। यहां पर विशेषण दिया हुआ है, हमें विशेष्य को शुद्ध करना है। वह बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, उस बुद्धिमती ने कानने में जंगल में
एक व्याघ्र देखा। अब बुद्धिमती शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, ये विशेषण है। स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का ये शब्द है, तो इसका जो सर्वनाम रूपी विशेष्य होगा वो भी प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में एक वचन ही होगा। तो ये देखिए, ये जो है तत् जो है ये नपुंसक लिंग है, ते जो है वो स्त्रीलिंग में होता है, पर ये द्विवचनांत है। हमारा बुद्धिमती शब्द एक वचन का है, तो ये भी नहीं लगेगा। ये बुद्धिमती शब्द एक वचन है, और साते ताहा ये जो सर्वनाम है ये बहुवचन है, इसलिए ये भी नहीं लगेगा। और जैसे बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वैसा ही ये विशेष हमें दिख रहा है। प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन सा ते ताह ऐसे रूप बनते हैं। तो यहाँ पर ये शुद्ध शब्द होगा, यहाँ पर शुद्ध विकल्प होगा सा। और हम इस सा को केवल चयन नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि सा बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श। ऐसे रिक्त स्थान में हम सा भरकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी धूर्ता शब्द, इस धूर्ता की जगह पर हम धूर्ता शब्द लिखेंगे और हम उत्तर में इस पूरे वाक्य को उतारेंगे, क्योंकि वह निर्देश है कि रिक्त स्थान भर के पूरे वाक्य को फिर से आपको लिखना है। तो इस तरह देखिए, ये वाला प्रश्न हमारा हल हो गया है। इस तरह से संस्कृत मॉडल पेपर 10th संस्कृत के खंड ग के अनुप्रयुक्त व्याकरणम का यह दूसरा भाग भी समाप्त होता है। आशा है कि अनुप्रयुक्त व्याकरण के इन दोनों वीडियोस में आपने संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, समय, अव्यय को तो अच्छी तरह समझ ही लिया होगा। संशोधन का कार्य करने की ट्रिक्स और टेक्निक्स भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप सबकी परीक्षाएं बहुत निकट है, तो आप सभी अपनी परीक्षाओं में 100% अंक पाकर सफल हों। इन शुभकामनाओं के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि संस्कृत मॉडल पेपर के 4 वीडियोस बने हुए हैं। एक संस्कृत अपठित पर, एक संस्कृत मॉडल पेपर रचनात्मक कार्यम पर, और संस्कृत रिवीजन का यह अनुप्रयुक्त व्याकरण का जो वीडियो है ये 2 भागों में है। तो इन चारों वीडियो को देखने के साथ साथ समय पर आधारित जो वीडियो है, संस्कृत समय या घटिका इन संस्कृत, इसको भी अगर आप देखते हैं तो लगभग 50 अंकों के आपके प्रश्न बहुत अच्छी तरह हल हो जाते हैं और 50 अंक आपके पक्के हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। पुनर्मिलामः।